हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती, बहुत सी चुनौतियों के बारे में अभी चर्चा हो चुकी, मगर मेरी नज़र में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है बेरोज़गारी की चुनौती। क्योंकि हमारे देश के युवा जो 25 साल से कम उम्र के हैं वो हमारे देश में पूरी जनता के आधा उनका अनुपात है। और 35 साल से कम उम्र के लोग, जिन्हें भी युवा कहना ही चाहिए, उनका अनुपात भी लगभग 2/3 है। तो जाहिर है कि अगर स्थिति ऐसी है कि बेरोज़गारी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और ये समस्या हाल ही में अधिक हुई है, इस विषय पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इसके कुछ आयाम आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें ये आंकड़े जो मैं आपके संग साझा करूँगा वो शायद आपके अभी और 2024 के बीच में जो समय है, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अप्रैल मई और अभी के बीच में जो समय है उसमें इन आंकड़ों का आप इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए, ये जब सरकार ने अपना शपथ ग्रहण किया था 2014 में, तो उस समय हमारे देश में बेरोजगारी की दर केवल 2.2%। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जो लगभग 98% हमारे देश के कामगार लोग थे उनको बड़ा अच्छा काम मिला हुआ था, उनको संगठित क्षेत्र में काम मिला हुआ था, उनको सामाजिक सुरक्षा थी, वो ठेकेदारी की प्रथा से आघात नहीं, उनके ऊपर आघात नहीं किया जा रहा था। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मोटे तौर से एक आंकड़ा लेकर के चलें, 2.2% केवल बेरोजगारी दर थी। इस सरकार के आने के 4-5 साल के अंदर ही वो बेरोजगारी दर 3 गुना होकर के 6.1% हो गई थी, जो हमारे देश के लेबर फोर्स सर्वे के इतिहास में, 45 साल के लेबर फोर्स सर्वे का जो इतिहास है हमारे देश में, 2017-18 में वो इतिहास में रिकॉर्ड था, जो 3 गुना बेरोजगारी हुई। क्यों हुई? इनकी नीतियों की वजह से हुई। उन नीतियों के बारे में मैं संक्षेप में थोड़ा सा चर्चा करूंगा और फिर और आंकड़े आपके सामने रखूंगा। 2004, इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी आपको समझना आवश्यक होगा, वरना ये जो 3 गुना हुई बेरोजगारी, उसका अर्थ क्या है और वो ये क्यों हुई, आप नहीं समझ पाएंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये है कि हम पिछली सरकार को भी बहुत गरियाते थे, हालांकि उस सरकार में मैं भी था, अंदर रह कर के उस सरकार से लड़ता झगड़ता था। मगर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि उस दौर में क्योंकि आर्थिक कुव्यवस्था नहीं थी, एक योजना आयोग था जो थोड़ी बहुत गलत सलत काम जरूर करता था, मगर अधिकतर देश के सामने एक विजन था और एक विकास दर थी और रोजगार पैदा हो रहा था। क्या विकास दर थी उस दौरान? 2004 और 14 के बीच में वो विकास दर थी 8% सालाना, जो हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। 50 साल में वो विकास दर हमने कभी नहीं प्राप्त करी थी। तो 8% सालाना का जो विकास दर थी, उसमें रोजगार सवाल ये है कि कितना पैदा हो रहा है। क्योंकि आपको इस बात से आप अवगत हैं कि पिछले 15-20 साल में हमारे देश के युवा बड़ी तेजी से पढ़े लिखे जा रहे हैं। तो वो कृषि छोड़ना चाहते हैं, और वो कृषि छोड़ना सही छोड़ना चाहते हैं कि उसमें आमदनी नहीं है। उस विषय पर मैं वापस आऊँगा, मगर अभी हम गैर कृषि क्षेत्र की बात थोड़ा सा कर लें, क्योंकि जाहिर है अधिकतर लोग हमारे देश के, और युवा खास तौर से, गैर कृषि क्षेत्र में ही रोजगार ढूंढते हैं।
इस वजह से भी और ढूंढने लग गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होते चले जा रहे हैं। तो कितना रोजगार पैदा हो रहा था जब हमारी विकास दर 8% थी? हम लगभग 75 लाख नया गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा कर रहे थे। उससे पहले 75 लाख नया गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार नहीं उत्पन्न हो रहा था। ये समझना बहुत आवश्यक है। और ये जो डिमांड है कि सरकारी नौकरी ही चाहिए, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, ये उस तरीके से उठ नहीं रही थी तब, जो जिस तरीके से, जिस ऊंची आवाज में आज वो उठ रही। वो आज इसलिए उठ रही है क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा होना बंद हो गया है। तो ये जो 75 लाख का आंकड़ा है, इसको ध्यान रखिए। वो इस वजह से इतना रोजगार पैदा हो रहा था। लोग कृषि छोड़ रहे थे, उनके लिए रोजगार जाहिर है गैर कृषि क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा था, इस वजह से छोड़ रहे थे। वो जरूरी नहीं कि मजबूरी में छोड़ रहे थे। अच्छा, तो ये 75 लाख, ये जब सरकार आई तो उसके संग क्या हुआ? सवाल ये है, पहले तो इस सरकार ने नोटबंदी करी 2016 में। इससे हम अर्थशास्त्रियों के बीच में ये चर्चा होती थी, क्योंकि हम तो सरकार में तब थे नहीं, तो हमारे बीच में ये चर्चा होती थी कि क्या इससे बड़ी कोई मूर्खता कोई भी देश का में हो सकती है? क्या हो ही नहीं सकती। हम इस नतीजे पर पहुंचे थे। मतलब नोटबंदी जैसा काम, जिसमें 86% आपने करेंसी इन सर्कुलेशन को 4 घंटे में ऐसे चुटकी बजाते बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास वो मादा है, आप उस स्थान पे बैठे हैं, तो आप 4 घंटे की नोटिस पे ये कर सकते हैं। दुनिया के किसी देश में कभी ये ऐसा काम नहीं हुआ था। आप समझ रहे हैं? अगर दुनिया के किसी भी देश में ऐसा काम कभी नहीं हुआ था, तो उसका असर क्या होगा आप समझ सकते हैं। और वही असर हुआ जो हमको डर था, जो खौफ था। असर ये हुआ कि गैर कृषि क्षेत्र में जो रोजगार पैदा हो रहा था, जो छोटी इकाइयां हमारे देश की, निजी क्षेत्र की छोटी इकाइयां जो रोजगार पैदा करती थी, उनकी इकाइयां ठप होनी शुरू हो गई। पहले उनके लॉसेस ज़बरदस्त हुए, उसके बाद जब वो लॉसेस को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनको सरकार से कोई सहारा नहीं मिला, तो वो बंद होनी शुरू हो गई। आज सवेरे ही मैं किसी से बात कर रहा था जो बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने बताया मुझे कि तिरुपुर का नाम सुना होगा आपने, तमिलनाडु में तिरुपुर में लगभग 5000 ऐसी इकाइयां हैं जहां से गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स बनते हैं, हमारे देश के लिए बनते हैं और निर्यात होते हैं। उनमें से अधिकतर इकाइयां बंद हो चुकी हैं तब से और आज के बीच में। अब आप सोच सकते हैं कि उसकी वजह से कितनी बेरोजगारी बढ़ी होगी। और ये दक्षिण वो प्रदेश की बात कर रहा हूं जो एक विकसित प्रदेश है, और इस तरीके की छोटी इकाइयां पूरे देश में फैली हुई हैं। हमारे देश में छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं, मतलब फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, कांच का काम होता है, मुरादाबाद में ब्रास का काम होता है, अलीगढ़ में लॉक्स का काम होता है। इस तरीके की 6000 क्लस्टर्स हैं हमारे देश। और इन 6000 क्लस्टर्स में आपको समझना आवश्यक है कि छोटी इकाइयां ही हैं, अधिकतर असंगठित क्षेत्र की छोटी इकाइयां हैं जो गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करती हैं। उनका अधिकतर जो आमदनी होती है और लेन देन होता है वो कैश में होता है, अधिकतर कैश में होता है। अगर आप नोटबंदी कर देंगे तो उसका असर क्या होगा? 86% आप देश की करेंसी को चुटकी बजाते ख़त्म कर देंगे, तो उसका असर क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो उसका असर ये हुआ कि जो 75 लाख सालाना गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न हो रहा था, वो गिर करके लगभग 25 लाख रह गया। और इसी वक्त हमारे देश के युवा और पढ़े लिखे जा रहे थे, और जैसे जैसे वो पढ़े लिखे जा रहे थे, वो गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार ढूंढ रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी बेरोजगारी की दर 3 गुना एकदम से बढ़ जाती है 6 साल के अंदर, तो आप क्यों ताज्जुब होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
नोटबंदी से हम निकले ही थे तो इस सरकार ने फिर एक जीएसटी लागू कर दिया। अच्छा काम किया। अगर उसको प्लान करके अच्छी तरीके से नियोजित ढंग से और एक अच्छी डिज़ाइन के संग जीएसटी लागू करते, 17 टैक्सेस दुनिया देश भर के राज्य सरकारों के टैक्सेस, केंद्र सरकार के टैक्सेस, उनको सम्मिलित करके एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू कर दिया। उससे एक राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुविधा बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर इस जल्दबाजी में किया गया, 5-5 रेट लागू किए गए, जो दुनिया में कभी भी जीएसटी लागू अगर किया है तो 5 दरें नहीं लागू होती, बहुत दरें लागू होती हैं तो 3 दर लागू होती। इन्होंने, कौन इनके अर्थशास्त्री हैं, भगवान बचाए इनके अर्थशास्त्रियों से, इन्होंने 5-5 दरें लागू कर दी। और फिर वही तरीका कि 4 घंटे की नोटिस पे तमाशा, आपने ट्विस्ट विद डेस्टिनी मिडनाइट में पार्लियामेंट का एक सेशन करते हैं और आप उसको लागू कर देते हैं। मतलब स्थिति ये थी कि जो छोटी इकाइयाँ उभरी ही नहीं थी नोटबंदी की तबाही से, वो फिर इसमें जूझने लग गई कि अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट लाओ, अरे कंप्यूटर लाओ, क्योंकि हमें वीसीओ फॉर्म भरने हैं, हर महीने फॉर्म भर के देना है और सारा कंप्यूटर पे ही होना पड़ेगा, वरना जो हम टैक्स दे रहे हैं वो भी टैक्स वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वगैरह वगैरह। उसका असर बिल्कुल वही हुआ जो नोटबंदी का हुआ। उसका, इन दोनों चीज़ों का जो आप असर पाते हैं, वो असर ये हुआ कि विकास दर निरंतर हर तिमाही गिरती चली गई। 2, 2.5, 3 साल तक वो गिरती चली गई। और ऐसी स्थिति में जो हमारी बेरोजगारी दर 2018 में वैसे ही उच्चतम स्तर पे, 45 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुकी थी, उसके बाद वो और जब विकास दर गिरी तो बेरोजगारी और बढ़ी। मगर अभी तो शुरुआत है। इसके बाद 4 घंटे की नोटिस पे 25 मार्च 2020 को एक राष्ट्रीय स्तर पे लॉकडाउन अनाउंस किया जाता है, घोषित किया जाता है। उस समय घोषित किया जाता है जब केवल 600 केस कोविड के थे, केवल 600 केस, उस देश में जहां आखिर में जाकर के 45 लाख लोगों की मृत्यु होती 3 साल बाद। वो ये मानते नहीं है, वो बताते हैं कि केवल 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई। असलियत में जिन्होंने इस बात को कायदे से स्टडी किया है, वो बताते हैं कि मृत्यु इतने लोगों की हुई, वो 10 गुना थी जो सरकार बताती है। WHO और भारत सरकार के बीच में झगड़ा चला कि भाई कितने लोगों की असलियत में मृत्यु हुई। उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मोटी बात समझिए कि जब 4 घंटे की नोटिस पे आप 140 करोड़ लोगों के देश को ठप करा देते हैं, बंद करा देते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं एक तरीके से, आपको ये जान के विश्वास नहीं होगा कि किसी भी देश में इस प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया। पहली चीज तो राष्ट्रीय लॉकडाउन, दूसरी चीज 4 घंटे की नोटिस पे लॉकडाउन, तीसरी चीज इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मेट्रिक है, जो 3 साल तक वो लोग मेजर कर रहे थे कि किस देश ने कितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया। हमारा देश उस 3 साल निरंतर उच्चतम स्तर पे था। इतनी मूर्खतापूर्ण आपको नीतियां इस देश में देखने को मिली है, जो मैं 40 साल से देशों को देख रहा हूं, सरकारों को नीतिगत रूप से राय देता रहा हूं, अपने देश की सरकार में काम कर चुका था, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। मगर इस सरकार की ये बिल्कुल नायाब किस्म की सरकार, कभी मैंने दुनिया में ऐसी सरकार नहीं देखी जो इस तरीके के निर्णय ले सकती। तो उसका असर क्या हुआ? बेरोजगारी और बढ़ी। बेरोजगारी सिर्फ बढ़ी नहीं हुजूर,
उसका असर ये हुआ कि अब आंकड़ा सुनिए, आप लोग ये समझते होंगे कि जो 2020 में लोग पुनः पलायन करके, रिवर्स माइग्रेशन करके वापस अपने अपने प्रदेश गए, जब लॉकडाउन हुआ तो वो सारे वापस आ गए होंगे। हाथ उठाएं वो लोग जो मुझे ये उनको विश्वास है कि जितने लोग वापस गए थे वो सब वापस आ गए। वापस आ गए। मैं आपको बताता हूं कि क्या आंकड़े। 2020 में 4.5 करोड़ लोग वापस गए। ये सरकार कह रही थी कि 1 करोड़ लोग वापस गए। सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आधार पे ये सब वापस गए और सिर्फ 6 से 8 प्रदेशों में वापस गए। क्यों? क्योंकि कहां से बाहर निकलते, पलायन कहां से होता है? यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बंगाल, वहीं वापस गए। उस साल 4.5 करोड़ गए, अगले साल फिर करीब 70-80 लाख लोग गए, उसके बाद फिर लोग वापस गए। यानी कि दूसरी वेव में गए, 2021 में गए, 2022 में फिर वापस गए। इसका असर ये हुआ कि 6 करोड़ लोग वापस कृषि पर निर्भर हो गए हैं। जो लोग कृषि छोड़ रहे थे 15 साल तक 2004 के बाद कृषि लोग छोड़ करके बाहर आ रहे थे, क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा था। मगर इस सरकार ने 4 घंटे की नोटिस, उनको कहा वापस जाओ, और किस तरीके से वो बेचारे वापस गए मुझे आपको बताने की, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और 6 करोड़ लोग आज भी जो वैसे ही कृषि की एक स्थिति मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कृषि की स्थिति ये थी, कोविड से पहले की बता, कृषि की स्थिति ये थी कि देश की जो कार्यबल है 42% लोग कृषि पर निर्भर थे, जो हमारे देश का कुल उत्पादन का 15% योगदान करते हैं। यानी कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ 42% ऑफ द वर्कफोर्स was to producing 15% of the GDP। यानी कि उत्पादकता कितनी कम होगी आप समझ सकते हैं। ये 19 का आंकड़ा बता रहा। उसके पश्चात आपने अगले 3 साल में 6 करोड़ लोगों को और कृषि में जोड़ दिया, झोंक दिया, जोड़ क्या दिया, झोंक दिया। तो उसका क्या असर होगा कि जाहिर है रोजगार दर घटेगी। जब रोजगार दर घटेगी तो मनरेगा का डिमांड बढ़ेगा। मनरेगा का डिमांड भयंकर रूप से तेजी से बढ़ा, और वो 3 साल में कम नहीं हुआ है। सरकार पैसा झोंके जा रही है मनरेगा में, और राज्य सरकारों की तृप्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि रोजगार डिमांड इतनी बढ़ी हुई है। जो मनरेगा में चलाता था